नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। कल अपन ने इतिहास के गुप्त वंश के पार्ट 1 को पढ़ा था। पार्ट 1 में अपन ने इंपॉर्टेंट 100 सवाल देखे थे और आज अपन देखेंगे 200 सवाल। तो कुल जो वन लाइनर है वो 300 वन लाइनर है, गुप्त वंश से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इतिहास के जितने भी टॉपिक है मैंने सबके अपलोड कर रखे हैं। तो आज 101 जो क्वेश्चन है उससे आगे शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 101वां सवाल है, कुमारगुप्त के किस प्रकार के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति मिलती है? तो जो मयूर प्रकार के सिक्के हैं उन पर मयूर की आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के सिक्के में कुमारगुप्त को गेंडा मारते हुए दिखाया गया है? तो जो खड़ग निहता प्रकार के सिक्के हैं उसमें कुमारगुप्त को गेंडा मारते हुए दिखाया गया है। 100 सवाल तो अपन पहले ही पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बयाना से कुमारगुप्त प्रथम की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? जो बयाना राजस्थान में पड़ता है वहाँ से 623 मुद्राएं प्राप्त हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, हुएंसा के अनुसार नालंदा का संस्थापक शक्रादित्य था। ये किस शासक की उपाधि थी? तो ये थी कुमारगुप्त प्रथम की। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो क्रमादित्य, विक्रमादित्य, शक्रोपरम और परम भागवत। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो अयोध्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त ने 468 ईस्वी में किस चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था? तो सांग सम्राट के दरबार में। जूनागढ़ लेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासक बनते ही किन का आक्रमण हुआ था? तो हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण आक्रमणकारी कौन था जिसने स्कंदगुप्त को हराया था? तो ये था खुसनेवाज। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे आप पेपर देके आए और फिर मेरे प्रत्येक वीडियो का आप मिलान कीजिएगा। आपका एक भी सवाल मुझे नहीं लगता बाहर रहेगा, क्योंकि मैंने जितने इंपॉर्टेंट बने, चाहे ईजी से ईजी हो, हार्ड से हार्ड हो, मैंने सभी सवालों को ऐड किया है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में। सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किसके समय हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। भीतरी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो भी आप हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। नेक्स्ट है, भीतरी अभिलेख के किस लेख में हूणों के साथ युद्ध और स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है? तो 8वें श्लोक में। नेक्स्ट है, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? तो शक्रोपरम। नेक्स्ट है, कहोम अभिलेख के अनुसार भद्रा नामक व्यक्ति ने कितनी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई थी? तो 5 जैन तीर्थंकरों की। इसमें से एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त काल, मौर्यतल काल, मौर्य साम्राज्य, सबके अपन ने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इंदौर ताम्रपत्र में किस श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा और सूर्य मंदिर को दान देने का उल्लेख है? तो 43 श्रेणी द्वारा। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का अंतिम लेख कौन सा है? तो अभिलेख गढ़वा अभिलेख। गुप्त काल में सबसे भारी स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का कौन सा शासक सबसे ज़्यादा मिलावट वाले सिक्कों के लिए जाना जाता है? तो स्कंदगुप्त। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलावट अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय थी, लेकिन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मिलावट थी वो स्कंदगुप्त के समय थी। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने किस पशु की आकृति वाली नंदी प्रकार की मुद्राएं चलाई थी? तो बैल की। इस पर नंदी की आकृति हुआ करती थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था जो वृद्धावस्था में राजा बना? तो पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद के प्रमुख उत्तराधिकारियों के नाम क्या है? तो पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और भानुगुप्त। नेक्स्ट है, बुद्धगुप्त के कहाँ से 3 ताम्रपत्र मिले हैं? तो दामोदरपुर से। नेक्स्ट है, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने किस हूण नरेश को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो मिहिरकुल को। बाद में अपनी माता के कहने पर इनको मुक्त कर दिया था। नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य के किन 3 भागों में बट गया था? तो उस समय बट गया था मगध, मालवा और बंगाल। नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त और विनयगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक किसे माना जाता है? तो कुमारगुप्त तृतीय को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था और उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विष्णुगुप्त थे, जिसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऐरण अभिलेख में। ऐरण अभिलेख में किसके सती होने का वर्णन है? तो भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मूर्ति पर उनकी पत्नी के सती होने का प्रमाण आप ऐरण अभिलेख में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राय चौधरी ने ऐरण के युद्ध को किसकी संज्ञा दी है? तो स्वतंत्रता संग्राम की। नेक्स्ट,
गुप्त काल में राजा को किसका अवतार माना जाता था? तो विष्णु का अवतार माना जाता था। गुप्त काल में जो राजा होता था उसको विष्णु का अवतार भी माना जाता था। किस विद्वान ने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का तिरस्कार किया था? तो बाणभट्ट ने। मौर्य काल के केंद्रीय नियंत्रण के लिए विपरीत गुप्त प्रशासन में किसकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी? तो विकेंद्रीकरण की। गुप्त काल में अधिकारियों के वेतन के रूप में क्या दिया जाने लगा? तो प्रारंभ में पहले नकद वेतन दिया जाता था, परंतु बाद में भूमिदान की प्रथा इसमें चल पड़ी थी। सातवां काल के विपरीत गुप्त काल के अंत में किन्हें भूमिदान दिया जाने लगा? तो प्रशासनिक अधिकारियों को। नेक्स्ट है, गुप्त राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो गई थी? तो जो गुप्त साम्राज्य है उसमें गुप्त राजनीतिक व्यवस्था सामंती हुआ करती थी। गुप्त सम्राटों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कौन सी बड़ी उपाधियां धारण की? तो महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर और एकरथ। मैंने अपने जो गुप्त वंश का टॉपिक है उसमें से एक भी सवाल को छोड़ा नहीं है, सबको ऐड किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि किन दो शासकों के लिए प्रयोग हुई है? तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए। पहले अपन हिस्ट्री के जितने टॉपिक है सबके वन लाइनर करेंगे, उसके बाद अपन इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी को भी देखने की कोशिश करेंगे। हरिसेन एक ही समय में किन 3 पदों पर नियुक्त था? तो कुमारमात्य, संधि विग्रह और महादंड नायक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अमात्य पद कैसा होने लगा था? तो अमात्य पद था वो वंशानुगत प्रारंभ हो गया था कि वंशानुगत पद चलता था। मंत्री और अमात्यों के बीच अंतर किस ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है? तो कामंदक के नीतिसार में। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किन 2 विद्वानों ने किया है? तो कामंदक और कालिदास ने। नेक्स्ट है, गुप्त काल के अमात्य आधुनिक काल के किसके समान थे? ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के, जो नौकरशाही है उनके समान थे। गुप्त काल के जो अमात्य होते थे या आधुनिक काल में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके समान हुआ करते थे। कात्यायन स्मृति के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति किस वर्ग से होनी चाहिए थी? तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण वर्ग से। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन माना जाता था? तो कुमारमात्य। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? तो राज चिन्ह था गरुड़। नेक्स्ट है, अंतपुर के रक्षक को क्या कहा जाता था? तो प्रतियार। राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी कौन होता था? तो महाप्रतियार। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था गुप्त वंश में? तो ये होता था महाबलाधिकारी या महासेनापति। गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? महादंडनायक। युद्ध और शांति का अधिकारी विदेश मंत्री कौन हुआ करता था? तो महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। भूमि का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी पुस्तपाल। पुलिस अधिकारी उस समय होता था, उसको जानते थे दंडपाशिक के रूप में। नैतिक और धार्मिक मामलों के अधिकारी को कहते थे विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक जो होते थे ये नैतिक और धार्मिक मामलों के अधिकारी हुआ करते थे। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी कौन था या किसको कहते थे? तो महाक्षप पटलिक। वन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गौल्मिक। वन अधिकारी को कहा जाता था गौल्मिक, ध्यान रखिएगा, गौल्मिक। दान विभाग का प्रधान हेड ऑफ जो चैरिटी होता था ये कौन होता था? तो ये होता था अग्रहारिक। राजकीय कोष का प्रधान कौन होता था? महाभंडागाराधिकृत। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह कौन था? तो वीरसेन। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह था, अपन ने ऊपर देखा कि संधि विग्रह किसको कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति कौन था? तो आमक्रादेव, आमक्रादरो। गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति, अवनी या देश। भुक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। सीमांत प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? तो उनको कहते थे गोप्ता। सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको गोप्ता कहते थे। आंतरिक प्रांत का प्रमुख कौन होता था? क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है उसके लिए सॉरी। ये सवाल है कि आंतरिक प्रांत का प्रमुख कौन होता था? तो उपरीक या भोगिक या भोगपति। भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी? तो विषय, जो जिला के रूप में जानी जाती थी। विषय का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? विषयपति। विषय परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता था? ये पूछे तो विषय महत्तर। क्या कहते थे? विषय महत्तर। व्यापारियों या श्रेणियों के प्रधान को क्या कहते थे? तो नगर श्रेष्ठी। व्यवसायों के प्रधान को क्या कहते थे? तो सार्थवा। नेक्स्ट है, लिपिकों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उनको कहते थे प्रथम कायस्थ। विषय के नीचे कौन सी इकाइयाँ होती थी? तो विधि, और विधि के नीचे पेट। विधि यानी तहसील और विधि के नीचे पेट, पेट यानी ग्राम का एक समूह। गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो थी ग्राम। ग्राम सभा को मध्य भारत में किस नाम से जाना जाता था? पंचमंडली। एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। जब आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे फिर आपको पछतावा होगा कि काश मैंने पूरा वीडियो देख लिया होता। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ग्रामिक या महत्तर। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल या द्रंगिक। जूनागढ़ लेख के अनुसार गिरनार नगर का पुरपाल कौन था? तो चक्रपालित।
पेट का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो संक्षोभ के खो अभिलेख में। सम्राट की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? प्राद्विवाक। गुप्त काल में न्याय आसन को क्या कहा जाता था? तो धर्म सिंहासन। नगर में रहने वाली विभिन्न जातियों की समिति को क्या कहते थे? जो विवादों का निपटारा करती थी तो उनको कहते थे पूग। समान परिवार के सदस्यों की समिति को क्या कहा जाता था? कुल। फान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान कैसा था? तो कोमल, यानी शारीरिक यातनाएं और मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे, बल्कि जो दंड विधान था एकदम कोमल हुआ करता था। बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति को क्या सजा दी जाती थी? गुप्त वंश में उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। किस स्मृति के अनुसार गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून अलग अलग हुए? तो बृहस्पति स्मृति के अनुसार। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में कायस्थ का उल्लेख न्यायालय की कार्रवाई के लेखक के रूप में हुआ है? तो मृच्छकटिकम। सेना का सर्वोच्च अधिकारी उस समय क्या कहलाता था? वो महाबलाधिकृत। ये देखिए। नेक्स्ट है, गज सेना के प्रधान को क्या कहते थे? जो हाथी सेना होती थी उसके प्रधान को कहते थे महापीलुपति। अश्व घोड़े का प्रधान जो होता था उसको कहते थे भटाश्वपति। पैदल सेना की छोटी टुकड़ी को कहते थे चम्यू। साधारण सैनिक को क्या कहा जाता था? तो चाट। पैदल सेना की छोटी टुकड़ी होती थी उसको चम्यू कहते थे, और साधारण सैनिक होते थे उनको चाट कहते थे। सेना के साजो सामान की देखरेख करने वाले अधिकारी कौन था? तो रण भंडागारिक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में राजा उपज का कितना हिस्सा भूमि कर के रूप में लेता था? तो छठा हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था। मनुस्मृति में राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल की भेंट को क्या कहा गया है? तो भोग। नेक्स्ट है, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो उद्रंग। अस्थायी किसानों के लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो ऊपरी कर। नकद लिए जाने वाले भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो हिरण्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अन्न के रूप में दिए जाने वाले कर को उस समय क्या कहते थे? गुप्त वंश में कहते थे मे। नेक्स्ट है, राज्यकृत वस्तुओं और आयात की गई वस्तुओं पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो भूतावत प्रत्यय। कर्षकों से लिया जाने वाला बेगार क्या कहलाता था? विष्टि। नेक्स्ट है, विष्टि का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है? तो वाकाटक अभिलेखों में। गुप्त लेखों में इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। स्वतंत्र किसानों को उस समय क्या कहा जाता था गुप्त वंश में? तो कुटुम्बिन। बटाई पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहते थे? तो किनास। सब ध्यान रखिएगा, मैं जो एक एक सवाल बोल रहा हूँ आपके पेपर में सेम सवाल आपको मिलेगा। मंदिरों और ब्राह्मणों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई कर मुक्ति भूमि क्या कहलाती थी? तो जो कर मुक्त भूमि होती थी मंदिर और ब्राह्मणों को दी जाती थी धार्मिक उद्देश्यों के लिए, उसको कहते थे अग्रहार। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। किस ग्रंथ के अनुसार वर्ष में 3 फसलें बोई जाती थी? वराहमिहिर की जो बृहन संहिता है उसके अनुसार एक वर्ष में 3 फसलें बोई जाती थी। अष्टांग संग्रह में चावल की कितनी किस्मों का वर्णन है? तो 44 किस्मों का। कालिदास ने किन मुख्य फसलों की खेती का उल्लेख किया है? तो गन्ना, चावल, काली मिर्च और इलायची। फान के अनुसार किन फसलों का प्रचलन मुख्य था? तो चावल और जौ। नेक्स्ट है, गुप्त काल में अकाल का वर्णन किसने किया है? तो वराहमिहिर ने। ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी ब्रह्मादे। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो गुप्त वंश में अर्घट। गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। अमरकोश के अनुसार सिंचाई के लिए किन साधनों का उल्लेख है? तो नदियों से निकाली गई नहरें और तालाब जो उससे सिंचाई की जाती थी। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो चित्र। उस समय वास्तु किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी? तो ये निवास करने जो योग्य भूमि होती थी उसको वास्तु कहते थे। बिना जोती गई जंगली भूमि क्या कहलाती थी? तो अपरहत। खील का क्या अर्थ है? तो गुप्त वंश में खील का अर्थ होता था वह भूमि जो जोती नहीं जा सके, वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। खील है, अपरहत है आदि। अदेव मात्रक भूमि किसे कहा जाता था? तो वह भूमि जो वर्षा पर आधारित न होकर कृत्रिम साधनों यदि सिंचाई पर निर्भर हुआ करती थी उसको अदेव मात्रक भूमि कहते थे। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है? तो 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा दिए जाने वाला कर क्या कहलाता? तो हल दंडकार। निवी धर्म का क्या अर्थ है? तो मूलधन को सदा अक्षुण्ण रखना, यानी भूमि को न बेचना। अक्षय निवी धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जिसने अनवरत भू राजस्व प्राप्त होता रहे। भूमि छिद्र न्याय का क्या तात्पर्य है? तो गुप्त वंश के रूप में जब इसको देखें तो जो व्यक्ति भूमि को सबसे पहले खेती योग्य बनाता था वही उसका स्वामी माना जाता था और इसी को भूमि छिद्र न्याय कहते थे। नेक्स्ट है, भूमि नापने के लिए प्रयुक्त धातु की छड़ को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे नल।
भूमि नाप की अन्य इकाइयाँ कौन कौन सी थी? तो पाठक, आडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप और अंगुल। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था? तो वस्त्र निर्माण। रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो मंदसौर अभिलेख में। नेक्स्ट है, श्रेणियों के प्रमुख को प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो साहित्य में जेठक और अभिलेखों में महार या मेहतक। व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? तो निगम। निगम के प्रधान को क्या कहते थे? तो श्रेष्ठी। नेक्स्ट है, व्यापारियों के समूह के साथ सार्थ के नेता को क्या कहा जाता था? तो उनको कहते थे सार्थवा। कौन से नगर अपनी श्रेणियाँ और सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे? तो तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी जो थे ये अपने सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे महत्वपूर्ण ढेर कहाँ से मिलाना है? तो बयाना, जो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है वहाँ से। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट है, गुप्त अभिलेख में सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है दिनार। और आज का अंतिम सवाल है, दिनार शब्द किस भाषा के डेनेरिस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा का शब्द है डेनेरिस, उससे ये दिनार शब्द बना है। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल और जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से जाकर मेरे इन वन लाइनर को पूरा देखिएगा। अगर आपका एक भी सवाल बाहर निकलता है तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।